गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ रितु सिंह। वेलकम टू फिल द फॉर्म। आप सबका फिल द फॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सब हमारे साथ लाइव हो जाइए और जुड़ जाइए मेरे साथ। और मेरी वॉइस अगर सही आ रही हो तो एक बार कंफर्म कर देना कि मेरी वॉइस सही आ रही है आपको। तो जो लोग भी मुझसे ज्वाइन होते जा रहे हैं वो अपना नाम भी डालते जाइएगा चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप सब मेरे साथ ज्वाइन। और मेरी वॉइस अगर आप लोग को सही आ रही है या धीरे आ रही है तो एक बार आप कंफर्म कर देना। तो कुछ देर वेट करते हैं सबके आने का। आने के बाद फिर अपनी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ ज्वाइन होते जाइए। और मेरी वॉइस सही आ रही हो तो एक बार कंफर्म कर देना कि मेरी वॉइस सही आ रही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ आपको यूजीसी नेट की जो तैयारी चल रही थी वो प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी आपके लेटेस्ट अपडेट हैं वो सारे आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं, सारी इंफॉर्मेशन अप टू डेट होगी। इसके लिए आपको फिल फॉर्म पे जाना पड़ेगा और वहां से ऐप को डाउनलोड करिए और जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप वहां से ले सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं आगे। हमारी पीजीटी और टीजीटी की जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी है, और ये आपको 15 अगस्त से है। और ये फुल कोर्स आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। 8 AM जो आपको दी जा रही है वो है करंट जीके, और 9 AM पे आपको एसएसटी दी जा रही है। 10 AM पे आपको मैथ्स दी जा रही है, और 12 PM पे आपको जीके दी जा रही है। मतलब आपको फुल सब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है। जर्नल इंग्लिश, संस्कृत, सीडीपी जो 3 PM मैं लेकर आती हूँ एवरीडे। आपके मंडे टू सैटरडे ये क्लासेस होती हैं 3 PM पे। 4 PM पे आपकी रीजनिंग है, और 5 PM पे आपकी होम साइंस है। 6 PM पे आपकी इन्वायरमेंटल है, और 7 PM पे कंप्यूटर है। 10 PM पे आपकी जर्नल हिंदी चल रही है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है, जो फ्लैश हो रहा है, आप वहां पे जाके उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिल फॉर्म की ऐप को भी डाउनलोड करके वहां पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी जो न्यू सी टेट की बैच है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो जो भी आप बच्चे सी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से जुड़ जाए, क्योंकि आपके दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं, और उसके लिए प्रिपरेशन आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की करनी है। तो हर एक सब्जेक्ट को आपको समय देना है, सारे सब्जेक्ट पे आपको कंसंट्रेट करना है। तो जो आपका सबसे पहले सेकंड पेपर की बात करें तो एसएसटी जो है आपकी 9 AM पे चल रही है। जो सेकंड लेवल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके में 60 नंबर की आपकी एसएसटी आती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो आपके एसएसटी की तैयारी के लिए जो है वो 9 AM से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। फिर आपकी बात करें मैथ की, जिन बच्चों के मैथ बैकग्राउंड से हैं उनके लिए भी मैथ की तैयारी हो रही है, और ये 10 AM से स्टार्ट हो रही है। 1 PM पे आपकी जर्नल इंग्लिश है। गुड आफ्टरनून नीतू मैम। ओके, थैंक यू, मेरी वॉइस सही आ रही है तो। और 1 PM जर्नल इंग्लिश है, और 1 PM आपकी संस्कृत है, और 3 PM जो आपकी है सीडीपी की क्लास है, जो आपकी सभी सेम बैचेस में चलेंगी। जो भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें आपके सीडीपी के क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं। उसी को लेके ये सारे जितने भी आपके एग्जाम्स में है उसमें ये शेड्यूल किया गया है 3 PM पे। 4 PM पे आपकी रीजनिंग है, और 6 PM पे आपकी इन्वायरमेंटल है। 7 PM पे कंप्यूटर है, और 10 PM पे हिंदी है। यानी जितने भी आपके सीटेट से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं उनको फुल कवर किया जा रहा है यहाँ पे। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट की तैयारी में अभी से लग जाइए। जितनी भी प्रिपरेशन हो, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और ये क्लासेस आपकी 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो भी देख ले, पुराने डिस्क्रिप्शन लिंक में सारे क्लासेस के लिंक दिए हुए हैं, और आप पुराने क्लासेस को भी देख सकते हैं और उससे फायदा ले सकते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून सोनाली मैम। चलिए,
आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाला टॉपिक मैंने लिया है। तो मैं पहले उन्हीं टॉपिक्स को करा रही हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में इससे प्रश्न बनते ही हैं। कल जो हमने पढ़ा था आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ा था कि व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, उनमें हर व्यक्ति अलग होता है, उसकी विशेषताएं अलग होती हैं और उनकी नीड्स भी अलग होती हैं। ठीक है, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन में उन्हीं स्पेशल नीड्स को जोड़ते हुए इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न करता है, बट इंक्लूसिव एजुकेशन इसकी बात करता है कि हर बच्चे को समान अधिकार है समान शिक्षा का। फिर उनके लिए स्पेशल स्कूल्स की आवश्यकता नहीं, यानी समान शिक्षा का मतलब है, समावेशी का अर्थ है कि उसमें हर एक बच्चे को शामिल किया जाए जो जिसकी स्पेशल नीड्स है या विशिष्ट योग्यताओं को लेकर एक साथ समाहित करके ऐसी शिक्षा प्राप्त किया जाए। इसी बात को इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि सामान्य बच्चों के साथ उन विशिष्ट बच्चों को भी साथ में अध्ययन देने और समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना ही इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। तो आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे और किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप बीच में बताते चलिएगा। जो टॉपिक आपको क्लियर ना हो आप उसको भी एक बार कंफर्म कर दीजिएगा तो मैं फिर से बता दूंगी आपको। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये आपके समान बच्चों के साथ उन सभी बच्चों को लेकर साथ में शिक्षा प्रदान करना है जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है या वो किसी तरीके से अलग होते हैं सामान्य बच्चों से। तो उन सामान्य बच्चों के साथ उनको मिलाकर साथ में शिक्षा प्रदान की जाए। उन्हें अलग से यह महसूस ना कराया जाए कि वो अलग हैं। उनकी जो शिक्षा है वो सामान्य बच्चों की तरह ही चले और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा को सही उद्देश्य और सही मार्ग प्रशस्त करे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो जहां तक समावेशी शिक्षा की बात है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा देने, यानी कि शिक्षा जो सबके लिए बनी है वो किसी को भेदभाव न करते हुए सभी को समान रूप से एक ही विद्यालय में प्रोवाइड कराई जाए, इस तरह की बात इंक्लूसिव एजुकेशन करता है। समावेशी शिक्षा सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा देना या प्रदान करना है। इस शिक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। सभी श्रेणी से तात्पर्य उन सभी बच्चों से है जो विशिष्ट योग्यता रखते हैं या विशिष्ट प्रकार की उनकी आवश्यकताएं होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इन बच्चों को सामान्य शिक्षा के साथ इंक्लूड किया जाता है। इस विशिष्ट बच्चों में जैसे कुछ विकलांग बच्चे या दिव्यांग बच्चे आएंगे या शारीरिक कमी से जो ग्रसित बच्चे हैं वो भी आते हैं, और जो बहुत सृजनशील या कहें कि प्रतिभाशाली बच्चे, इन सबको एक साथ समाहित करके उन्हें एक तरह की शिक्षा प्रदान करना, यानी सबको समान रूप में लेकर शिक्षा को देना। शिक्षा पे सबका अधिकार है और इसी अधिकार की बात करते हुए सभी को शिक्षा प्रदान करने का पूर्ण हक है, और इसी को समावेशी शिक्षा ज्यादा महत्व देता है कि सबको शिक्षा पाने का अधिकार है और सभी बच्चे अपने नॉर्मल विद्यालय में जाके अगर वो किसी तरह से विशेष बीमारी से या किसी चीज से ग्रसित नहीं है तो उन्हें सामान्य रूप से शिक्षा दी जाए। इसके आगे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि ये स्पेशल बच्चे कौन से होते हैं या इनकी नीड क्या होती है, किस बेसिस पे इनको समावेशी शिक्षा में समाहित किया जाता है। क्लियर है मेरी बात आप सबको कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वो सभी बच्चे आते हैं जो विशिष्ट होते हैं, उनकी स्पेशल नीड्स होती है, उन स्पेशल नीड्स के आधार पे उनको स्पेशल शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है जो सामान्य बच्चों की तरह ही उन्हें ट्रीट करते हुए दी जाती है। ठीक है, और जो लोग भी मुझसे ज्वाइन होते जाएं एक बार आप कंफर्म करते जाना और अपना अटेंडेंस कहें तो अटेंडेंस डालते जाना कि हमने क्लास में आ चुके हैं, हम क्लास में आ गए हैं और आपको मेरी बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए फिर बात करते हैं स्पेशल नीड्स या इशू इन चिल्ड्रंस। इन जिन्होंने समावेशी शिक्षा में ऐसे बच्चों की स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की बात की कि वो किस तरह के बच्चे हैं जिनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए। इसमें जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर कि ये कई तरह के बच्चे
हैं, जो इनके लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था ना करके हमारे जो नॉर्मल स्कूल हैं, जहाँ पे जिसकी वजह से ये अपनी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते, उनको इस स्कूल में लाके थोड़ा-सा अटेंशन दे के हम उनकी शिक्षा को इम्प्रूव कर सकें। ये स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, कुछ विकलांग या दिव्यांग बच्चे कहते हैं, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चे हुए, उनको बोलेंगे। डेवलपमेंट जो ग्रोथ और विकास के अपेक्षा थोड़े से कम है दूसरे बच्चों से, सामान्य बच्चों से थोड़े अलग हो, उन्हें भी इस शिक्षा में इंक्लूड किया जाए। लर्निंग की बात करें तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अधिगम्य अशक्तता यानी डिसेबिलिटी आती है, ये उतने सक्षम नहीं हो पाते हैं जैसे दूसरे सामान्य बच्चे लर्न कर पाते हैं। इनके भी बहुत सारे लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इन्हीं डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों को थोड़ी-सी अटेंशन की ज़रूरत होती है और एक शिक्षक होने के नाते इनकी ज़रूरतों को महसूस करके इन्हें स्पेशल थोड़ा-सा एजुकेशन पे ध्यान रख के सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए ताकि ये अपने आप को दूसरों से अलग ना समझ पाएँ और अपनी एबिलिटी को पहचान कर उसको डेवलप कर सकें। दूसरी बात हम करें कि मेंटल हेल्थ। एक स्कूल में कई तरह के बच्चों को आपने देखा होगा। गुड आफ्टरनून प्रिया जी। ठीक है, तो बात कर रही हूँ मैं मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ में वो बच्चे आते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं, जैसे मंदबुद्धि बालक कह सकते हैं, कुछ समस्यात्मक बालक होते हैं, कुछ पिछड़े बालक होते हैं। यहाँ पे मेंटल हेल्थ से मेन रिलेट इनके आईक्यू लेवल से हम करते हैं। बहुत सारे बच्चे एवरेज लेवल के होते हैं, कुछ उससे कम होते हैं और उनसे भी ज्यादा होते हैं। तो मेंटल इश्यूज वाले बच्चों को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है समावेशी शिक्षा में यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में। बात करें हम बिहेवियर की, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में ध्यान कम देते हैं और उनका जो बिहेवियर होता है वो क्लास के प्रति अलग होता है। थोड़े से बिहेवियर में बच्चों को कहें कि एग्रेसिव बहुत होते हैं या गुस्से वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं या कुछ वो क्लास में डिस्टर्ब करते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम से वो कक्षा को सही रूप से चलने नहीं देते। उनकी कुछ बच्चों की झूठ बोलने की आदत हो सकती है, कुछ बच्चों की चोरी करने की आदत होती है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो कहलाते हैं समस्यात्मक वाले। कई तरह के बच्चे होते हैं जिनको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है और वो भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों को भी इंक्लूसिव एजुकेशन में जोड़ा गया जो शिक्षा को पूरी तरह से नहीं पा रहे हैं। स्पेशली बात करें हम गाँव में बहुत सारी ऐसी शिक्षा योजनाएँ आई और ऐसी बहुत सारी शिक्षा योजनाओं को लाया जा रहा है, ताकि वो हर बच्चा जाके शिक्षा को प्राप्त कर सके, उसका शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है और वो उस शिक्षा में भली-भाँति से ढल सके और अपना जो पूरा ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा कर सके। जिस तरह का वो भविष्य चाहता है, उसे उस तरह का भविष्य मिल सके, उसका भविष्य जो हो वो सुरक्षित हो सके। ये मैंने बताया कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे जो किसी न किसी प्रकार की परेशानियों से जूझते हैं, उन बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में जोड़ा गया ताकि इनकी जो समस्या हो उनको समझते हुए इनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। गुड आफ्टरनून सोनू जी। थैंक यू फॉर आप लोग अपना नाम भी डालते जा रहे हैं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्लास पे हैं और जो भी आपको डाउट्स हो आप क्लास में पूछेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि आपके जितने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। ओके, फिर ये मैंने बात की, ये स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं जिन्हें स्पेशल अटेंशन और केयर की जरूरत होती है और इन्हें कुछ अलग सा ना महसूस हो, उनको इसलिए समावेशी शिक्षा में ऐसे विद्यालय में जोड़ा गया और सामान्य बच्चों के साथ उन्हें शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। इसमें वो बच्चे भी आते हैं जो विशिष्ट योग्यता रखते हैं, यानी जिनकी बुद्धि या आईक्यू लेवल हम कहें कि बहुत अच्छा है और क्रिएटिव होते हैं, सृजनशील होते हैं और ये लोग तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। हर तरह के बच्चों को इसमें जोड़ा गया और हर तरह के बच्चों के लिए उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन को दिया गया कि वो किस तरह से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि इस समावेशी शिक्षा वो है कि बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू
नेचर द हिडन टैलेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों के अंदर हिडन टैलेंट है उसको आगे बढ़ाना है, उसको निखारना है। हर एक बच्चा स्पेशल है और सब बच्चे में स्पेशल एक क्वालिटी होती है, उसी क्वालिटी को पहचानते हुए उसको आगे बढ़ाना है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चे के टैलेंट को पहचान कर उसको निखारना, उसको आगे जो उसका वे है, जो उसका एम है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करवाने, पूरी तरह से शिक्षा में अच्छे रूप में ढालना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हम समावेशी शिक्षा को एक परिभाषा के द्वारा जान सकते हैं। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो सामान्य स्तर के छात्रों से अधिक मानसिक स्तर व निम्न मानसिक स्तर के छात्रों के लिए होता है। जहाँ पे यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया कि समावेशी शिक्षा वो है जहाँ पर सामान्य बच्चों के साथ उच्च लेवल जो हाई लेवल की उनकी आईक्यू है और जो उनसे निम्न स्तर में मानसिक स्तर है उनका, उन सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाए। इसका स्वरूप छात्रों की योग्यता, क्षमता और स्थितियों के अनुरूप होता है। वो जिस एबिलिटी के होते हैं और जिस तरह की उनकी कैपेसिटी होती है उसके अनुसार उनको शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? यस, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एजुकेशन। और ये सबसे ज्यादा इजी इसलिए है कि बच्चों में अगर इस लेवल में ध्यान देते हुए उनको एजुकेशन दिया जाए और उनकी योग्यताओं और उनकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को दिया जाए तो वो एक स्पेशल जो उनकी नीड्स है और जो शिक्षा में आगे कर सकते हैं उसके आधार पे उनको शिक्षा दी जाए तो वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे। वो स्पेशल एजुकेशन पाकर, किसी बच्चे की पढ़ने में बहुत अच्छी रुचि होती है, कोई बच्चा खेलने में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा बोलने में बहुत अच्छा होता है। हर तरह के बच्चे में हर तरह की योग्यता होती है। इन सारी योग्यताओं को परखते हुए उन्हें अगर शिक्षा दी जाए तो उनकी जो शिक्षा का स्वरूप होता है वो बहुत सुंदर हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए फिर बात करते हैं हम आगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन को जो डेफिनेशन के द्वारा किया गया कि समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशी शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों को लेकर साथ में चलता है। इन दोनों बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके जो शिक्षा प्रदान की जाती है उन्हें ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालकों के प्रकार। जो समावेशी शिक्षा है इसमें हर तरह के बच्चे आते हैं, सामान्य वर्ग के बच्चे भी आते हैं और वो उच्च मानसिक स्तर वाले बच्चे भी आते हैं और निम्न मानसिक स्तर वाले बच्चे भी आते हैं। इस तरह की समावेशी शिक्षा में समस्यात्मक बालक, विशेष रूप से वंचित बालक, आर्थिक रूप से कमजोर बालक, हर तरह के बालकों को इंक्लूड किया जाता है। उसके बेसिस पे जो शिक्षा है उसको हमने 6 भागों में बांटा। इस प्रकार से बालकों को कैटेगराइज किया गया। पहला अगर हम बात करें बौद्धिक रूप से भिन्न यानी इंटेलेक्चुअल डिफरेंस, जो बौद्धिक रूप से जो हर बच्चा अलग होता है, सबकी जो आईक्यू लेवल होती है सबकी अलग अलग होती है। इन्हीं आईक्यू लेवल्स के आधार पे बच्चों को पहचान कर उनके लिए शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। जो पहली हम बात करते हैं मानसिक रूप से पिछड़ा यानी कि मेंटली बैकवर्ड, जो एवरेज आईक्यू लेवल से कम होता है, जो मंद बुद्धि बालक कह सकते हैं, ऐसे बालकों को पहचानना। इस प्रकार के बालक भी इस प्रकार की समावेशी शिक्षा में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम शैक्षिक रूप से पिछड़े। हर बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं होते हैं, हर बच्चे को शिक्षा में कुछ परेशानी होती है, कुछ दिक्कत होती है। जो शैक्षिक रूप से शिक्षा में बहुत अच्छे नहीं है, इस तरह के बालक भी इसमें समाहित किए गए। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं प्रतिभावान। प्रतिभावान बच्चे जो होते हैं 140 आईक्यू वाले, जो बहुत तेज होते हैं, इनका किसी एक विशिष्ट क्षेत्र पे बात करें तो बहुत अच्छी पकड़ होती है, उस पे वो बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। कोई बच्चा होता है कि वो मैथ में बहुत अच्छा करता है, कोई बच्चा होता है कि साइंस में उसका जो लेवल है बहुत अच्छा होता है। ये सब बच्चे जो होते हैं ये सब प्रतिभावान बच्चे होते हैं, यानी कि टैलेंटेड बच्चे जो किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं।
और जो उनका आईक्यू लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है। किसी कार्य को बहुत इंटरेस्ट से लेकर करते हैं, हर चीज़ में उसमें अपनी रुचि जो होती है इनकी किसी विशेष क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होती है, उसके प्रति ये बहुत एक्टिव होते हैं और उसमें कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सृजनात्मक यानी क्रिएटिव, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है। ऐसे बच्चे क्रिएटिव थिंकिंग के होते हैं जो कुछ दिए गए तथ्यों में नया तथ्य जोड़कर काम करने का काम करते हैं। ये किसी भी चीज को एक वे में नहीं सोचते बल्कि कई वे में सोचते हैं। यानी कोई अगर चीज उनके पास परसेप्चुअल हो रही हो, प्रत्यक्षीकरण हो रहा हो, तो वो केवल एक फोकस पे ध्यान नहीं देते, उसके बारे में कई चीजों पे ध्यान देते हुए कई तरीकों से सोचते हैं। ये होती है उनकी क्रिएटिव थिंकिंग। यानी कि जो भी तथ्य या चीज उनके पास होती है उसके बारे में वो कई डिफरेंट तरीकों से सोचते हैं और हर चीज को इजीली नहीं मानते हैं, वो उस पे तर्क वितर्क करके उस चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और जानते हैं। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को? कोई डाउट? ये मैंने बताया आपको आईक्यू लेवल के बेसिस पे जो बच्चे होते हैं उसको कैटेगराइज किया गया है। ये बौद्धिक रूप से भिन्न होते हैं सामान्य बच्चों की अपेक्षा में। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह के जो बच्चे हैं ये 4 रूप से हो गए: मानसिक रूप से पिछड़े बालक, मेंटली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड, टैलेंटेड बच्चे एंड क्रिएटिव बच्चे। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके अंदर जो थिंकिंग होती है उसको हम सारी चिंतन भी कहते हैं। जो वो करते हैं एक चीजों के बारे में बहुत तरीके से सोचना। क्लियर है मेरी बात आप सबको? नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है शारीरिक रूप से भिन्न, यानी कि जो फिजिकली डिफरेंट कैसे बच्चे होते हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन में जोड़े जाते हैं। फिजिकली बात करें जो शारीरिक रूप से अलग हो सामान्य बच्चों से अलग दिखते हो, उन्हें हम शारीरिक रूप से भिन्न कहते हैं। विकलांगिक अक्षम यानी कि डिसेबल, यानी कि जो शारीरिक रूप से किसी तरह से अपने हाथ या पैर में जो भी है उनका विकलांग हो, वो उससे पूरी तरह से सक्षम नहीं है उस कार्य को करने में, वो आगे हमारे विकलांगिक अक्षम। चिरकालिक बीमार, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो काफी समय से किसी न किसी परेशानी से या रोग से ग्रसित होते हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास अच्छा नहीं हो पाता है। तो उन बच्चों को भी एजुकेशन या शिक्षा को ग्रहण करने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। इन लोगों को इस एजुकेशन में लाने का एक उद्देश्य जो हम बात करें, तो ये यह भी हो सकता है ताकि वो अपने आप को कुछ अलग ना समझे, उनके अंदर हीन भावना जो है वो ना आए, वो उस चीज को ज्यादा बेटर समझे, ज्यादा सबके साथ अपने आप को समान समझे और तब वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। उनके हीनता की भावना को दूर करने के लिए इसमें उनको इंक्लूड किया गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो रहा है? कोई डाउट? फिर बात करते हैं शारीरिक रूप में भी कई तरह से आप फिजिकली होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। वो कह सकते हैं, एक तो मैंने बोला विकलांग जो किसी तरह से अपने शरीर की क्षति से होते हैं, अलग होते हैं, वो उस कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। चिरकालिक बीमार जो शारीरिक रोग या किसी ऐसे लंबे बीमारी से ग्रस्त होते हैं जिसकी वजह से उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। श्रवण क्षति युक्त यानी जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है। कई बच्चे आपने देखा होगा कि जो क्लियरली किसी चीज को सुन नहीं पाते हैं, इस वजह से भी उनको अधिगम में अपने लर्निंग प्रोसेस में दिक्कत होती है। इन बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया। दृष्टि क्षति यानी विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो जो ये क्षति युक्त बच्चे होते हैं उनको आंखों से थोड़ा कम दिखता है, कोई भी चीज को वो क्लियर नहीं देख पाते हैं, इस तरह के बच्चे हुए। बहुल विकलांग यानी कई चीजों में वो ठीक से कह सकते हैं, बहुत बच्चों को सुनने देखने दोनों चीजों में दिक्कत होता है या शरीर में कई चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो शिक्षा लेने में अपने आप को असहज महसूस करता है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात आप सबको? एक बार आप सब बताते भी जाओ चैट बॉक्स में कि आपको जो मैं समझा रही हूँ वो टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है या नहीं। चलिए फिर बात करते हैं हम आगे।
अगर कोई दिक्कत हो रही हो, कोई परेशानी हो रही हो तो एक बार आप क्लियर बता देना मुझे। चलिए, बात करते हैं हम मौखिक संचार से भिन्न, यानी वर्बली जो कम्युनिकेशन है उनका वो अच्छा ना होता है। कुछ बच्चे होते हैं कि स्पष्ट बातों को नहीं बोल पाते हैं, स्पीच डैमेज, यानी बातों को एक लय में जो होता है वो सही सही पूरे वाक्य को नहीं बोल पाना, ये होता है स्पीच डैमेज। दूसरा वो होता है भाषा विकलांग, यानी लैंग्वेज डिसेबिलिटी, यानी किसी शब्द को या भाषा को बोलने में कठिनाई महसूस करना, ये होता है हमारा भाषा विकलांग। चौथा जो हमारा आता है मनोसामाजिक रूप से भिन्न, यानी साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। ठीक है, सामाजिक रूप से कुसमायोजित, यानी कि उसका जो सामाजिक दायरा है, जो उसका परिवेश है, उसमें वो ठीक ढंग से समायोजित ना हो, ऐसे बालक होते हैं। समस्यात्मक बालक, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि समस्यात्मक बालक में वो बालक आते हैं जो किसी विशेष प्रकार की, जो उनके अंदर एक आदत कह सकते हैं कि वो आदत उनके अंदर डेवलप हो जाती है। ये आदत उनके पारिवारिक स्थिति की वजह से भी हो सकता है, उनके सामाजिक स्थिति की वजह से भी हो सकता है और आर्थिक स्थिति की वजह से भी हो सकता है। कुछ बच्चों को आपने क्लास में देखा होगा कि वो किसी न किसी तरह से छोटी-छोटी हरकतें करते हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना क्लास में। ये सब जो क्लासेस उनकी एक्टिविटीज होती हैं, ये सब ध्यान से देखने पर पता चलता है। कुछ बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करने में बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है। बहुत बच्चे क्लास में पीछे ड्राइंग ही करते रहते हैं। मतलब उनके अंदर किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, जो क्लासरूम में उनको एजुकेशन लेने में दिक्कत महसूस कराती है। ये होते हैं हमारे समस्यात्मक बालक। दूसरे हमारे आते हैं अपराधी बालक। इसके भी होने के बहुत वजह होते हैं। अपराधी बालक वैसे बालक होते हैं जो किसी न किसी ऐसे परिवार या ऐसे परिवेश से आते हैं जिनके जिससे उनके अंदर कोई भी अपराध करने की भावना ज्यादा हो जाती है। इसके लिए जो मेन इफेक्ट पड़ता है कि वो कैसे वातावरण में है और कैसे परिवार से बिलोंग करता है, ये होता है अपराधी बालक। संवेगात्मक रूप से आशांत, जिनकी संवेग वाली इमोशनलिटी जो होती है वो सही नहीं होती है। यानी कह सकते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा उदासीन होते हैं या बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं किसी चीज़ों पर, ये होते हैं संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप सबको? चलिए बात करते हैं हम आगे। वंचन के आधार पे भी जो किसी चीज से वंचित हो जाते हैं बालक, वो होते हैं समाज परिवेश में हर चीज उनको प्रोवाइड नहीं हो पाती है, वो हमारे होते हैं वंचित बालक। सांस्कृतिक रूप से भिन्न, जो भी हमारा कल्चर होता है वो सबके लिए अलग-अलग होता है। उसमें भी अधिगम असुविधा युक्त होता है, जो उनका लर्न होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। हमारे समाज में कई तरह के कल्चर्स हैं और कई तरह के कल्चर्स से बच्चे आते हैं, यानी कि विविध पृष्ठभूमि से अलग-अलग बच्चे आते हैं। हमारा जो भारतवर्ष है यहाँ पे विविधता बहुत ज़्यादा है और इसी विविधता को लेते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है। सांस्कृतिक रूप से कुछ होते हैं अल्पसंख्यक, यानी जिनकी संख्या बहुत कम हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये लोगों को भी थोड़ा-सा इनका रहन-सहन और जो सांस्कृतिक प्रभाव होता है, वो सामान्य लोगों से अलग होता है और ये शैक्षिक रूप से भी बहुत पिछड़े हो जाते हैं। जो भी इनको सुविधाएँ मिलती हैं, वो सब कम प्रोवाइड होती हैं, इसलिए इनके लिए स्पेशल स्कीम्स भी चलाए जाते हैं, आरक्षण वगैरह भी दिए जाते हैं। और बात करें तो इनको जो खाने-पीने हर सुविधाएँ इनको प्रोवाइड कराई जाती हैं, इसलिए इनको इस शिक्षा में समाहित किया गया। ठीक है? क्लियर हो रही है मेरी आप सबको बात? तो ये मैंने जो आपको बताया कि 6 प्रकार से बच्चों को बाँटा गया, जिनके अलग-अलग क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, इनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा में इंक्लूड किया गया। तो ये हमारे डिफरेंट कल्चर वाले बच्चे हो गए।
बौद्धिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, संवेगात्मक स्तर पर और वंचन के आधार पर और सांस्कृतिक रूप से ये अलग-अलग तरह के बच्चे होते हैं जो शिक्षा से महरूम हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इनको शिक्षा में जोड़ा गया। क्लियर है मेरी यहाँ तक आप लोगों को बात? चलिए फिर बात करते हैं हम शैक्षिक समावेशन की विशेषताएं कि इस एजुकेशन की क्या विशेषताएं हैं। इसकी जो स्पेशल जो है कि यह सामान्य शिक्षा व्यवस्था से पृथक रूप में पाई जाती है। जो भी हम नॉर्मल स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है, इनकी जो संरचना होती है वो नॉर्मल स्कूल से अलग होती है। यानी कि यहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ उन विशिष्ट योग्यताओं वाले बच्चों को भी शामिल किया जाता है और इनकी जो शिक्षा का स्वरूप है वो थोड़ा-सा सामान्य बच्चों की अपेक्षा अलग रखी जाती है क्योंकि इनकी स्पेशल नीड्स होती है, उसको ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा की संरचना का जो स्वरूप है वो सामान्य शिक्षा की संरचना स्वरूप से अलग होती है। ठीक है? फिर बात करते हैं हम शैक्षिक समावेशन प्रतिभाशाली एवं शारीरिक अक्षमता से युक्त छात्रों के लिए होती है। जो भी ये समावेशी शिक्षा को प्रारंभ किया गया, ये उन बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देता है, जो बहुत प्रतिभाशाली हैं या मानसिक बुद्धि से हैं या किसी शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे हैं, उन छात्रों को एक साथ समाहित करके इस शिक्षा का प्रारूप तैयार किया गया। शैक्षिक समावेशन में छात्रों की योग्यता एवं मानसिक स्तर का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इसमें उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिनका मानसिक स्तर अलग-अलग लेवल का हो। यानी कि मंद बुद्धि और जो तीव्र बुद्धि है, इन लोगों के लिए जो शिक्षा प्रोवाइड कराना चाहिए, जिस तरह से ये लर्निंग कर सकते हैं, उस तरह की शिक्षा को इसमें समावेशित किया गया। उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को स्वरूप को तैयार किया गया। उनके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम हुआ, उनका सिलेबस हुआ, उनका को-करिकुलम हुआ, सब कुछ उनके हिसाब से तैयार किया गया। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद हम बात करते हैं कि शैक्षिक समावेशन में छात्रों की उन छात्रों के लिए होता है जो एक निश्चित शैक्षिक वातावरण में सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। जहाँ पे एजुकेशन सबके लिए एक जैसी दी जाएगी, वहाँ पे वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। कह सकते हैं जैसे एक सामान्य बच्चा जिस तरह से शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, वैसा एक जो उससे कम लेवल का बच्चा है वो उतनी अच्छी से शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएगा या जो बहुत तीव्र बुद्धि वाला है उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो उस सामान्य शिक्षा से शांत नहीं हो पाएगी। इसलिए उनका जो शैक्षिक वातावरण तैयार किया जाता है उनके अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है ताकि वो शिक्षा को सही रूप से ग्रहण कर सके। ठीक है? क्लियर हो रही है मेरी बात आप सबको? चलिए फिर नेक्स्ट जो विशेषता की बात की जा रही है कि शैक्षिक समावेशन की शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं विधियां सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम विधियों से भिन्न होते हैं। ये बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं तो इनके लिए जो करिकुलम हम तैयार करेंगे वो सामान्य बच्चों से वो उतनी अच्छे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हर बच्चे का आईक्यू लेवल, फिजिकल लेवल हर चीज डिफरेंट है। तो उस हिसाब से जो पाठ्यक्रम जो करिकुलम हम उसमें बनाए फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं ताकि वो बच्चे उस चीज को अच्छी तरीके से सीखे। सभी के लिए एक ही टीचिंग मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। जो बच्चा जिस क्षेत्र में आगे है या जिसमें जिसकी रुचि ज्यादा अच्छा है उसके मेंटल लेवल को देखते हुए उस प्रकार से टीचिंग मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। ये हो गई हमारी शैक्षिक समावेशन की विशेषताएं। आई होप आप लोग को यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा और कोई डाउट होने पे प्लीज आप लोग कंफर्म कर देना कि यहाँ तक की टॉपिक आपको क्लियर हो गई है। ठीक है? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? तो एक बार आप लोग बोलते भी जाना और मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करते जाना ताकि आपका एक-एक लाइक हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हाँ, आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है। तो हमारा भी इंटरेस्ट बनता है कि हम कितनी अच्छी चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को लाकर दें ताकि उनको कई जगह अपनी किताबें हैं ये ढूँढने ना पड़े और एक टॉपिक एक बार की क्लास में आपकी कंप्लीट हो जाए। इसीलिए मैंने वो इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपकी समावेशी शिक्षा से उठाया है जो आपके एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं।
तो क्लास में आप लोग बने रहिएगा ताकि आपको जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं या जो भी बनते हैं, ये इन्हीं पॉइंट से उठाकर बनते हैं। तो एक-एक पॉइंट को देखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने सारे पॉइंट्स को आपके पीपीटी में इंक्लूड किया है ताकि आपका भी कोई टॉपिक रह ना जाए। ठीक है? तो आप लोग हर एक टॉपिक को देखते भी रहिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको नोट भी करते चलना ताकि अपनी नोट सबसे अच्छी होती है, अपनी पढ़ाई के लिए अपने तरीके से लिखा हुआ चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ये एक मैं टिप दूँगी कि आप जो भी पढ़ते हो क्लास में, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, आप उसको नोट करते चलना, क्योंकि हर एक चीज़ आपको किताब में नहीं मिलती है। तो जो भी आपको अच्छा टॉपिक कंटेंट में होता है, वो हर एक टॉपिक से उठाते चलिए ताकि आपको उस चीज़ को समझने में ईज़ी हो और अपनी नोट्स ज़रूर बनाते चलना, ताकि आपको जब भी एग्ज़ाम में हो, एक क्विक रिवीज़न कर सकते हैं उस नोट्स से। चलिए, फिर हम जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या-क्या करता है? एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा। सभी के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा सबसे पहले बात करता है कि उन सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाए, जो सामान्य रूप से हर तरीके से स्वस्थ बच्चे हैं, जैसे उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, उसी तरह से ये स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को भी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सभी के लिए है, तो शिक्षा भी सभी को मिलनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, उनके जो अधिकार हैं, जो शिक्षा से किसी भी तरह से वो वंचित ना हो, उन सभी अधिकारों को उनको सुरक्षित करना, उनको प्रोटेक्ट करना समावेशी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ स्किल, वो हर बच्चे में एक स्पेशल स्किल्स होता है किसी ऐसा नहीं कह सकते कि जो समस्यात्मक बालक है या मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं या ऐसे बालक हैं जो हीन हैं या श्रव्य रहित हैं, ऐसे बच्चे उनके अंदर स्किल्स नहीं होती। उनके अंदर अगर एक कमी होती है तो एक स्पेशल अच्छा भी गुण होता है जो उसी स्किल्स को पहचानना है और उस स्किल्स को पहचान के आगे अच्छा करा सकते हैं। उसमें बात करते हैं, जैसे हमने देखा है कि कुछ जो देख नहीं पाते अच्छे बच्चे या सुन नहीं पाते हैं, उनके में एक स्पेशल टैलेंट बहुत बच्चों में देखा गया है और मैंने खुद भी देखा है कि ऐसे बच्चों की जो होती है ड्राइंग और जो म्यूज़िक होती है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। इनकी जो कला वाली प्रवृत्तियाँ होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा होती है और बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर एक चीज़ में वो अच्छे नहीं हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सभी क्षेत्रों में अच्छे नहीं हैं। तो उनके स्किल्स को पहचान कर उसको इम्प्रूव करके उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाना। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, यानी जो उसकी सामाजिक चेतना है, जो सामाजिक विकास है, किसी वजह से वो समस्यात्मक हो रहे हैं या किसी तरह की उनके में परेशानी या दिक्कत हो रही है, तो उसको पहचानते हुए उसको सही रूप देते हुए उसके विकास को आगे बढ़ाना है। टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस, उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, ये प्रतिभाशील बच्चे हों या मंदबुद्धि बच्चे हों, हर तरीके से उनको सीखने का नया माहौल मिलता है। इस नए माहौल में उनको ढालना और ऐसी शिक्षा देने के लिए उनको अ, तैयार करना कि वो उस शिक्षा को अच्छी तरीके से ग्रहण कर सके या उनके सामने जो चैलेंजेस आए वो उनसे पीछे ना हटे बल्कि उनको डट के सामना कर सके। तो टीचर एक एजुकेटर जो है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऐसे बच्चों को ऐसे चैलेंजेस स्कूल में लेने के लिए तैयार करना, उनको ऐसे माहौल देना, ऐसे तरीकों से समझाना ताकि वो कभी भविष्य में ऐसे चैलेंजेस आए तो वो उनसे घबराकर पीछे नहीं भागे, वो उन चीज़ों को फेस करे, सामना करे और उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे और आगे भी बढ़े। क्लियर है मेरी बात आप सबको? चलिए फिर बात करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डरहुड, यानी कि जो उनका बचपन और जो उनका विकास है वो स्टेप बाय स्टेप एक लेवल में बहुत अच्छा जाए। ठीक है, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो उनको शिक्षा में जो बाध्यता हो रही है या जिस वजह से वो दिक्कत महसूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को पहचानते हुए उनका जो एजुकेशन है उसको अच्छा करना, यानी उनकी योग्यताओं को पहचान कर उनका जो शैक्षिक रूप है, जो उनका शिक्षण है, लर्निंग है, उसको बेटर करना, मच बेटर बनाना, ये एक शिक्षक का
मेन उद्देश्य होता है कि वो इन सब चीज़ों को बच्चों के आवश्यकताओं और उनके विशेषताओं के अनुरूप शिक्षा उनको प्रोवाइड कराए। हर बच्चा विशिष्ट है, हर बच्चे में योग्यता विशिष्ट है, इसलिए शिक्षक एक होता है कि विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चों की विविधता को एक्सेप्ट करते हुए उसको इस प्रकार की शिक्षा प्रोवाइड कि वो अपने अलग ना करे और उस शिक्षा में वो नॉर्मल बच्चों की तरह अपने भी शिक्षा को आगे बढ़ा सके और अपने करियर पे फोकस करके कुछ अच्छा कर सके। थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो रहा है? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि समावेशी शिक्षा को क्यों शिक्षा में लाया गया और जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं और जो स्पेशल एबिलिटीज वाले बच्चे हैं सबको एक साथ समाहित करके वो कुछ अलग ना महसूस कर सके और उनकी आवश्यकताओं और योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाना ये समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था और सारे बच्चों को समान शिक्षा मिले, उन्हें अलग ना किया जाए, सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा पाने का अधिकार है। उनके इसी अधिकार का प्रोटेक्शन जो करती है वो हमारी समावेशी शिक्षा करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम आगे। ठीक है, समावेशी कक्षा में अध्यापक का योगदान। एक अध्यापक जो इस एजुकेशन से जुड़ा हुआ है उसे भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं जो योगदान उसका होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक एडुकेटर जो है जो लर्निंग ले रहा है उस बच्चे को अगर समझ के वो एजुकेशन को देगा तो जो उसका एजुकेशन स्किल्स है जो मेथड है वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा और बच्चा भी उससे बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना पाएगा, कोरिलेट हो पाएगा और उस शिक्षा को जो ग्रहण करेगा वो बहुत अच्छी तरीके से उसको कर पाएगा और जो उसका कह सकते हैं जो उसका मेन है शिक्षा पाने का उद्देश्य जो है वो अपने टारगेट पे उसको पहुंच पाएगा। उसके लिए अध्यापक का योगदान बहुत सराहनीय होता है। बात करते हैं अगर शिक्षक होता है कि अपने क्लासरूम में हर तरह के अगर बच्चे आ रहे हैं तो उन बच्चों को पहचानना कि उन बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले हम उन बच्चों को पहचाने कि बच्चों विकलांग बच्चे कौन है या विकलांग कहना गलत होगा, हम दिव्यांग कहेंगे कि वो दिव्यांग बच्चों को पहचानना। ठीक है, और उन बच्चों को अपने स्कूल में एडॉप्ट करना, उन्हें अलग सा महसूस नहीं होने देना कि आप अलग हो, उन्हें भी समान बच्चों की तरह ही ट्रीट करना कि आप भी उन सामान्य बच्चों की तरह हो और आप वो शिक्षा ले सकते हो जैसे वो ले रहे हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हो जैसा वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कि सामान्य और विकलांग बच्चों के बीच में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। जैसे मैंने बोला कि सामान्य बच्चों को ऐसा फील कराना कि आप भी उन सामान्य बच्चों की तरह हो और उनके अंदर एक पॉजिटिव व्यू लाना कि आप अलग नहीं, आप उसी से जुड़े हुए हो और आप भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, कक्षा में बच्चों को उचित स्थान पे रखना। ऐसे बच्चों को या तो बिल्कुल टीचर हैं तो बिल्कुल पीछे बैठा देना, उन पे ध्यान ना देना, ये सब चीज़ें टीचर नहीं करना चाहिए। जो शिक्षक है, जो हमारा एजुकेटर है, उसको एक उचित स्थान पे रखना कि उसको सामान्य बच्चों की तरह ही व्यवहार करना कि आप भी इसी तरह इसी क्लासरूम में हो, जैसे सभी बच्चे बैठते हैं, उसी तरह उनको भी ट्रीट करना, उनको भी वही स्थान देना होता है। जहाँ भी संभव हो वास्तुशिल्प बाधाओं को दूर किया जाए जिसमें विकलांग बच्चे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं। ऐसे विकलांग बच्चे जिनमें वास्तुकला या शिल्पकला बहुत अच्छी होती है, हम कह सकते हैं जो पैर से अगर विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तो ऐसा उनका हाथों की क्रिएटिविटी नहीं रुकती है। उन्हें तरह-तरह के ऐसे स्कूल में अपॉर्च्युनिटी दी जाती है जिससे वो उसमें अच्छा कर सके। डिफरेंट क्राफ्ट कह सकते हैं, ये सब एक्टिविटीज़ भी आजकल स्कूलों में बहुत चलती है और इन एक्टिविटीज़ में उनकी जो विशेषताओं को पहचान कर आगे बढ़ाना। चलिए फिर बात करते हैं हम कि अभिभावकों को
और जनता को जागरूक करने के लिए विद्यालय द्वारा कार्यक्रम चलाया जाए। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इस तरह के बीमारियों से ग्रसित हैं या किसी तरह से परेशान हैं, उन बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं कि ये अच्छा नहीं कर पाएँगे। इसलिए क्या ज़रूरी है कि जो बच्चे इंक्लूड हैं पहले से स्कूल में और जो जनता है उनके द्वारा अवेयरनेस डाला जाए कि ऐसे विद्यालय में ये बच्चे जाएँ और शिक्षा को ग्रहण कर सकें, उन्हें भी बराबर इस शिक्षा का लाभ लेने का अधिकार है। तो इस तरह से स्कूल द्वारा हमेशा समय-समय पर कुछ ऐसे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया जाए ताकि उनके अंदर जो ऐसे पेरेंट्स हैं, उनके अंदर जागरूकता आए कि हमारे बच्चे भी इस स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है? बच्चों को रेमेडियल निर्देश देना यानी उनकी जो परेशानी है उसको समझते हुए उनको एक निर्देश देना, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ है उसका निदान करना, उसको डायग्नोसिस करके, उनकी समस्या को समझ के उसका निदान करके, उसके लिए उचित निर्देश या परामर्श प्रोवाइड कराना, ये भी एक अध्यापक का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। क्लियर है मेरी बात? थैंक यू संतोष जी। अगर मेरी बातें क्लियर हो रही हों तो एक बार कंफर्म भी कर देना कि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पूरी समझ में आ रही है। थैंक यू। फिर बात हम करते हैं अभिभावकों को जनता को जागरूक करने के लिए, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है? आगे बात करते हैं हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मूल्यांकन में अनुकूलन हो। हर जो ये जो विशेष आवश्यकता यानी स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं, इनका जो मूल्यांकन हो थोड़ा-सा कह सकते हैं फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा-सा अनुकूल होना चाहिए ताकि वो उसमें सहज महसूस करें। उन्हें ये ना लगे कि हम इसमें बहुत कम कर पा रहे हैं या उनको ऐसा उनका जो पोटेंशियल है वो टीचर समझ के उसको आगे प्रोवाइड करे कि नहीं तुम अच्छा कर सकते हो और जो उनका मूल्यांकन हो थोड़ा-सा उनके एडॉप्शन अनुकूल एडजस्टमेंट कर सके उसमें। उपलब्धि और नैदानिक उपकरण का निर्माण किया जाए। यानी जो भी वो अपने शैक्षिक एग्ज़ाम्स में या कह सकें उसमें उपलब्धि जो उनका हो अगर वो कम नंबर भी लाते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिससे वो शिक्षा को सही से नहीं कर पा रहे हैं, उनकी उपलब्धि जो है वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन कारणों को जानकर उसका उपचार करना ताकि वो उसमें बेटर कर सकें। ठीक है? यानी नैदानिक उपकरण का निर्माण किया जाए, उनकी समस्या को हल करके वो और उसको शिक्षा में आगे बढ़ाया जाए। ठीक है? चलिए फिर बात करते हैं हम शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग। हर बच्चा अगर अलग है तो उसके लिए समान शिक्षा या समान मेथड या जो टीचिंग एड हम समान यूज़ नहीं कर सकते। जो बच्चे श्रवण बाधित हैं या दृश्य बाधित हैं, ऐसे बच्चों के लिए ऐसे टीचिंग एड्स भी आते हैं जिससे वो चीज़ों को बहुत क्लियरली समझ सकें। ऐसे बच्चों को हम कह सकें सहायक सामग्रियों से भी पढ़ा सकते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा-सा सुनने में दिक्कत हो तो हम उन्हें आगे बैठा सकते हैं, जिनको दिखने में प्रॉब्लम हो उसके लिए भी थोड़ी-सी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है और जो हम टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, जो हम टीचिंग स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा-सा उनके लिए डिफरेंट अगर यूज़ करें, उनके अकॉर्डिंग यूज़ करें तो वो चीज़ें वो बहुत क्लियर समझ पाएँगे और उस चीज़ों में वो अच्छा कर पाएँगे। ठीक है? लगभग सभी गतिविधियों में विकलांग बच्चों को शामिल करना। जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो डिबेट कॉम्पिटिशन हो या फिर आप कोई भी प्रतियोगिता या किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ हो रही हो, उसमें उनके पीयर्स यानी सामान्य जो हैं, उनको साथ में लेकर कार्य कराएँ ताकि वो अपने आप को विकलांग ना समझें और वो भी उनको भी लगे कि वो उस कार्य को कर सकते हैं और उनसे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। यानी उनको उन बच्चों के साथ इंक्लूड करते हुए उनकी जो विशेषताएँ हैं उसको साथ उनको आगे बढ़ाएँ और जो है अपने स्किल्स और उनका जो भी डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके यानी वो अपने आप को अलग ना समझे। उनको सारी गतिविधियों में जब एक्टिव रहेंगे तो वो चीज़ें भी सीखेंगे और बहुत कुछ अच्छा कर पाएँगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा विकलांग है वो कुछ नहीं कर सकता, वो भी बहुत कुछ कर सकता है। तो समावेशी शिक्षा जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को जो शिक्षक जो शिक्षा प्रोवाइड करा रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर इस तरह का एजुकेशन का जो माहौल है वो तैयार करे तो एक स्पेशल नीड्स वाला बच्चा भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात आप सबको यहाँ तक? फिर इसी के अंदर सर्व शिक्षा अभियान जो लाया गया समावेशी शिक्षा को इंक्लूड किया गया। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य था
प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, ठीक है? यानी जो भी प्राइमरी लेवल पे जो शिक्षा दी जाती है उसका सब तरीके से सार्वभौमिकरण, इसमें मुख्य रूप से किसको लिया गया, 6 से 14 वर्ष की सभी आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, और जो बच्चे गाँव में रहते हैं या ऐसे होते हैं जो किसी वजह से शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी शिक्षा ये प्रोवाइड कराई गई। इसके तहत शून्य अस्वीकृति नीति अपनाई गई तथा यह सुनिश्चित करती है कि हर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चाहे वह विकलांग हो, किसी भी श्रेणी में आता हो, सार्थक गुणवत्ता प्रदान करना चाहिए। यानी वो किसी भी तरह का हो, विकलांग हो या किसी भी श्रेणी से आता हो, उसको बराबर शिक्षा पाने का अधिकार है। वो भी शिक्षा का जो हर जो सुविधाएं सामान्य बच्चों को मिलती हैं, वो उन्हें भी मिलना चाहिए और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए सर्व शिक्षा अभियान में समावेशी शिक्षा को इंक्लूड किया गया। ठीक है? इस प्रकार से हम जो निष्कर्ष निकलता है कि समावेशी शिक्षा क्या है? एक ऐसी छत है जिसके नीचे विकलांगता और सीखने में कठिनाई से ग्रस्त बच्चे व सामान्य लोगों के साथ शिक्षित करना ही शिक्षा के प्रति एक नया दृष्टिकोण है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें हर उन बच्चों को जो अपने आप को शिक्षा से दूर समझते थे, उन सारे बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके शिक्षा को देना, उनके शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर हो रही है मेरी बात आप सबको? आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हो गई होगी और समावेशी शिक्षा से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कहीं भी आपको कुछ ना समझ में आया हो तो एक बार क्लियर कर देना। जहां तक मैं बात करूं सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय नीति, इसके लिए मैं अलग से क्लासेस लाऊंगी और उस पे काफी डिटेल में हर चीजें दी गई हैं, उसके बारे में बताऊंगी। जो समावेशी शिक्षा को इसमें इंक्लूड किया गया था, इसलिए मैंने सर्व शिक्षा को पढ़ाया। कि सर्व शिक्षा के अंदर हर वो बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया, जो एजुकेशन उनके लिए मुफ्त शिक्षा का जो अभियान दिया गया, और जो गाँव में है विशेष रूप से पिछड़े बालक है उन सबको समाहित किया गया, और किसी भी तरह से विकलांग बच्चे हों उन लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया गया। सभी को समान शिक्षा का अधिकार है, इसलिए सबको समाहित किया गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को आई होप समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और मेरी क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक भी कर देना, और चैनल्स को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी करना, और जितना ज्यादा हो सके आप इसको शेयर भी करो, ताकि दूसरे लोगों को भी समावेशी शिक्षा के बारे में पता चले। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो रही हो, कोई परेशानी हो रही हो, तो एक बार आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए, तो मैसेजेस मुझे लेट में मिलते हैं, अगर कोई दिक्कत ना हो तो थैंक यू कि मैंने जो आपको समझाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया और यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू सो मच के आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, और बात करते हैं हम, आपको जो भी नोट्स वगैरह अगर चाहिए तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और फिलर फॉर्म की ऐप पे भी जा सकते हैं। और जो लोग बाद में जुड़े हैं या उनके लिए इंफॉर्मेशन है या आपको रिमेम्बर कराने के लिए, हमारी टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, और ये क्लासेस जो हैं 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जल्दी जल्दी सब क्लास में जुड़ो और अपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी अभी से शुरू कर दो। और हमारी सीटेट की बैच भी स्टार्ट हो चुकी है, जो एग्जाम बहुत पास है अभी आने वाला है, तो आपके लिए 2 मंथ भी कम पड़ जाएंगे, इसलिए तैयारी से अभी सब लग जाओ। और मेरी क्लास अगर अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और अपना फीडबैक भी देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना फीडबैक देंगे तो हम मोटिवेट होंगे। आपके क्लास में ही मुझे फीडबैक मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लग रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ।